जब देश के प्रधानमंत्री का ही ये वीम इस देश में वायरल हो, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, तो फिर भला देश के गृह मंत्री से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कल की तारीख में सदन के भीतर राहुल गांधी के भाषण का जवाब देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार झूठ बोलने का काम किया, लेकिन आज उसी झूठ का हम सिलसिलेवार तौर पर पोस्टमार्टम करेंगे। आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के किन किन सवालों पर जवाब देते इस वक्त कल गृह मंत्री बार बार झुझला रहे थे और बार बार झूठ बोल रहे थे, और ये एक एक झूठ पर बात होगी। अमित शाह साहब के 3 बड़े झूठों का खास तौर पर आज पोस्टमार्टम हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तौर पर आपको कल अमित शाह साहब का एक एक झूठ बताते हैं और उसका फिर वास्तविक सच आपके सामने रखते हैं। मसलन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि CGI को चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी से हटाने वाला मामला। अमित शाह साहब ने कल सदन के भीतर क्या कहा था इस पर? उन्होंने कहा 73 साल तक कोई कानून नहीं था, हमने तो कानून बनाया। लेकिन क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी वो क्या थी? अगर इस मामले का पोस्टमार्टम करें तो सबसे सरल सत्य यही सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में कहा था कि जब तक संसद कानून ना बनाए तब तक PM यानी कि प्रधानमंत्री प्लस LOP यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस CGI यानी कि मुख्य न्यायाधीश वो मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। एक ऐसी कमेटी होगी 3 लोगों की और इसमें 2-1 के बहुमत से फैसला होगा, यानी कि एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पर वहां पर CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद रहेंगे। आपको याद दिला दूं, यह फैसला किसी और की अदालत से नहीं आया था, बल्कि उन्हीं चंद्रचूड़ साहब की अदालत से आया था। लेकिन आनन फानन में इस फैसले को बदल दिया गया और दिसंबर 2023 में कानून बनाया गया। CGI को हटाकर एक मंत्री डाल दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री जिस भी मंत्री को मनोनीत करेंगे वो मंत्री प्लस LOP प्लस प्रधानमंत्री अब 2-1 के बहुमत से फैसला कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं है। कुल मिलाकर इसे इस तरीके से समझिए, जो अमित शाह साहब ने कल झूठ बोला, किस तरीके से उस पर पर्दा डालने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा यह कहा था कि पारदर्शिता चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने की बजाय नियंत्रण ही बढ़ा दिया, यानी कि अपना नियंत्रण उस पूरी कमेटी पे लागू कर दिया। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री, तो फिर 2-1 के बहुमत से तो फैसला जो भी होगा वह LOP के पक्ष में तो होगा नहीं। इस तरीके से अपना कंट्रोल बढ़ाया गया, एक कंट्रोल्ड कमेटी बनाई इस देश की सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। आज भी तीसरा टर्म है मोदी जी का। पहला झूठ। दूसरा झूठ, 45 दिन बाद EVM और CCTV फुटेज डिलीट करने का मामला। इसको लेकर एक नियम बना दिया गया और कहा गया कि 45 दिन के बाद ये CCTV फुटेजेज, तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वो डिलीट कर दिए जाएंगे। अब इसको लेकर अमित शाह साहब ने कल क्या कहा था? उन्होंने कहा था 1951 के कानून में 45 दिन बाद चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए फुटेज डिलीट करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है? 1951 का वही कानून, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उस एक्ट में निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव याचिकाओं को लेकर, चुनाव याचिका दाखिल करने को लेकर यह नियम है कि यदि चुनाव हो गए तो 45 दिन के भीतर यदि आप चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन CCTV रखने को लेकर ऐसा कुछ मामला 1951 में था ही नहीं। CCTV भी नहीं था इस तरीके से पॉपुलर, CCTV था ही नहीं। तो फिर भला सोचिए कि किस तरीके से एक बड़ा मनगढ़ंत झूठ अमित शाह साहब ने कल सदन के भीतर बोल दिया कि 1951 से यही कानून है। इसके अलावा 2024 में यह गाइडलाइन बकायदा लेकर के आती है मोदी सरकार की 45 दिन बाद फुटेजेस डिलीट कर दो।
इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को डिलीटेड बताकर कई जगहों पर कई केसेस में देने से मना कर दिया चुनाव आयोग ने, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको यह अधिकार मिल गया था कि 45 दिन के बाद वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देगी। उसके पास एक बड़ा बहाना था। 45 दिन की सीमा कानून की मजबूरी नहीं थी, बल्कि ईसीआई की एक नई पॉलिसी है और इससे पारदर्शिता निश्चित तौर पर कम होती है। तीसरा झूठ, चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी देने का मामला, और यह सबसे ज्यादा गंभीर मामला है। आज की तारीख में जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार लगातार बदकही करते नजर आते हैं, बड़ी ही बेहयाई, बड़ी ही थेथरेई, बड़ी ही बेशर्मी के साथ तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, अपनी एक अलग तरीके की फैक्ट चेक यूनिट चलाते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ पर कल अमित शाह साहब जब पर्दा डाल रहे थे तो इस मामले पर भी उन्होंने जवाब दिया था। इम्यूनिटी देने के मामले पे क्या कहा था अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा था कि 1951 से वही सुरक्षा है, सीईसी को, चुनाव आयुक्तों को हमने कुछ भी नया नहीं किया है। लेकिन इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है? दरअसल 1951 में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त को, यानी कि सीईसी को, जिस कुर्सी पे आज ज्ञानेश कुमार बैठे, शाह साहब के दुलारे ज्ञानेश कुमार, सिर्फ और सिर्फ उस पद पर रहते हुए कुछ सीमित सुरक्षा थी, वो भी सिर्फ नौकरी के दौरान। लेकिन 2023 का जो कानून है उसमें क्या लिखा गया? 2023 का ये कानून किस तरीके से इम्यूनिटी देता है, जरा वो भी जान लीजिए। अब सीईसी हो या फिर की ईसी हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, चाहे गलती ड्यूटी में रहते हुए की गई हो या बाहर। और खास तौर पर नियम यह कहता है कि यदि आज की तारीख में वो कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी कृत्य के लिए कुर्सी से उतरने के बाद भी उनके खिलाफ कोई भी केसेस नहीं चलाए जा सकते। इस तरीके की इम्यूनिटी इनको दी गई है और यह संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज्यादा है। 1951 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि अमित शाह साहब ने कल जो कुछ भी कहा, उनके तीनों जवाब आधे सच और आधे झूठ का मिश्रण थे। सच्चाई क्या है? कमेटी से सीजीआई को हटाना हो, या फिर कि सीसीटीवी फुटेज जल्दी डिलीट कराना हो, और चुनाव आयुक्तों को अत्यधिक सुरक्षा देना हो। ये तीनों ही कदम चुनाव आयोग पर सरकार का प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, ना कि पारदर्शिता बढ़ाने वाले। इसलिए बड़ी सीधी सी बात है कि कल की तारीख में अमित शाह साहब ने जो कुछ भी बोला, उनका एक अग्रेशन तो दिखा, उनकी नाराजगी तो दिखी। उन्होंने राहुल गांधी को यहां तक कल भरे सदन में कह दिया कि आपकी मुंसिफी से सदन नहीं चलेगा। अरे भाई, वहां पे मुंसीगिरी थोड़ी कर रहे थे, वो मुंसिफ थोड़ी बन रहे थे। वो तो आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कि अपने सवालों का जवाब मांग रहे थे। लेकिन समझ में नहीं आया, शाह साहब जिस तरीके से इस मसले पर भड़के, जिस तरीके से वो चिल्लाने लगे, जिस तरीके से वो अपने सर के बचे खुचे बालों को नोचते हुए नजर आए, वो एक अलग तरीके की फ्रस्ट्रेशन अमित शाह की कल नजर आई। यहां तक कि सदन के भीतर अपशब्द भी बोलने लगे। और हाल देखिए, अपशब्द बोल दिया लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह के जवाब, जिसमें फैक्ट कहीं नजर नहीं आते, उसको लेकर यह कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा फैक्ट के आधार पर कहा, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, चुनाव आयोग के डेटा का आकलन करने की बात करी, और सदन के भीतर भी उन्होंने जो सवाल उठाए, जो वाजिब सवाल उठाए, जिनके जवाब सिलसिलेवार तौर पे कल की तारीख में अमित शाह साहब को देने चाहिए थे, जिस पे अमित शाह कल बिल्कुल ही बेशर्मी के साथ सिर्फ और सिर्फ अर्ध सत्य कहते हुए नजर आए। कई बार कहा जाता है ना कि जो आधा सच होता है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो कल अमित शाह ने देश की सबसे बड़ी पंचायत के माध्यम से इस देश को गुमराह करने की एक साजिश रची है। हम तो इसे साजिश ही कह सकते हैं, हम इसे करार दे सकते हैं। हालांकि बात वही है, सदन के भीतर कुछ भी बोलिए आप, तो उसको लेकर भी आपके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। ये इम्यूनिटी सिर्फ गृह मंत्री साहब को नहीं है, बल्कि सदन के भीतर बैठे हुए हर सांसद को है। और यही तो कारण है कि निशिकांत दुबे सदन के भीतर रहकर देश के तमाम पत्रकारों को लेकर गलत बयानी लगातार करते नजर आते थे, और अभी तक उनके ऊपर कोई भी केस इस मसले पर दर्ज नहीं किया जा सका। क्योंकि भाई
सदन के भीतर हैं तो इम्यूनिटी है। और वही हाल आज की तारीख में देश के चुनाव आयोग का है। चूंकि कुर्सी पर है तो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, सब चंगासी। लेकिन चलते चलते इस बात को अब समझिए, अमित शाह साहब का कल का भाषण झूठ का एक ऐसा पुलिंदा था जिसे खूब सजाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा कल की तारीख में ही अमित शाह साहब के भाषण देते ही एक्सपोज हो गया। अमित शाह साहब चाहे जितने भी कॉन्फिडेंस के साथ कल की तारीख में सदन के भीतर आए हो बोलने के लिए, लेकिन उनका वो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के सवालों के सामने कल नहीं टिक पाया। और इन सब के दरमियान चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्री कल सदन के भीतर अपशब्द बोलते हुए इसलिए भी नजर आए क्योंकि उनका पूरा का पूरा सिस्टम आज की तारीख में वोट चोरी के मुद्दे पर हिला पड़ा है। उन्हें अच्छे से पता है कि इस देश के कोने कोने में आज वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बन चला है। और देश के नेता प्रतिपक्ष बिहार में हार के बाद जब उनके ही संगठन के भी कुछ लोग और उनके सहयोगी दलों के कुछ लोग, खटक दलों के कुछ लोग महागठबंधन के, वो यहां तक कहने लगे कि राहुल गांधी को वोट चोरी का मुद्दा छोड़ देना चाहिए, ये मुद्दा बिहार में नहीं चला, उसके बाद भी राहुल गांधी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज की तारीख में वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को और सरकार को लगातार घेर रहे हैं, वो घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर है। दूसरी तरफ अमित शाह साहब या फिर की पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो तो हर गुजरते दिन के साथ आपको सदन के भीतर एक्सपोज होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इनके पास मुद्दे पर बात करने के लिए कोई तथ्य नहीं होते। जब भी मुद्दों पर बात कीजिए तो इनको राहुल गांधी की जर्मनी की यात्राएं याद आती हैं। जब भी मुद्दों पर बात कीजिए तो ये अनाप शनाप बयान देकर चाहते हैं कि किसी तरीके से ट्रोल किया जाए विपक्ष को। दरअसल सरकार में बैठकर विपक्ष को ट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, बल्कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार में और गृह मंत्री की कुर्सी पर अमित शाह साहब के रहते हुए हम अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।